हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक। और बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक में अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर चल रहा है। कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इंपोर्टेंस हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब ऐसा कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का डिसऑर्डर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिसऑर्डर मतलब अभी आप सोचोगे कि सर कार्बोहाइड्रेट तो एक बायोमोलिक्यूल है, हम इसको कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। अब क्या इसको खाने से हमें डिसऑर्डर भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि ज्यादा मात्रा में अगर अमृत का भी पान कर लो, मतलब अमृत तो अमर कर देता है लोगों को, अमृत अगर कोई पी ले खा ले तो अमर हो जाएगा आदमी, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में वो भी हो जाए तो वो भी आपको नुकसान करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट अमृत तो है नहीं, इट इज अ बायोफ्यूल, इट इज अ बायोमोलिक्यूल विच कंज्यूम बाय द बॉडी फॉर द बायोफ्यूल। तो हम इसको एनर्जी सोर्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर हाई अमाउंट में हो गया तो ये भी आपकी बॉडी के लिए लेथल हो जाएगा, घातक हो जाएगा। और इससे बहुत बड़ा कंडीशन कहो या डिजीज तो नहीं कह सकते, कंडीशन कहो जो आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाएगा, इट इज अ डायबिटिस मेलाइटिस। हमारे वर्ल्ड में, इंटायर ऑफ वर्ल्ड की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो डेथ होता है वो कार्डियक अरेस्ट से होता है, हार्ट अटैक से होता है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा डेथ होता है वो होता है कैंसर से। और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ज्यादा जो डेथ होता है वो होता है डायबिटीज से। आज की लेक्चर जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। डायबिटीज हम लोग खुद से क्रिएट कर रहे हैं। डायबिटीज ऐसा कोई रोग नहीं है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपको डायबिटीज हो गया। कैंसर, कैंसर हम कैसे हो रहा है? हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं यार। इतने सारे कैंसर कैसे क्रिएट होता है? कुछ ही ऐसे कारण है जिसमें कि कोई कैंसर जेनेटिक इशू से हो जाए या कुछ कैंसर जो है वायरल इन्फेक्शन से हो जाए। बट मोस्ट ऑफ कैंसर जो है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ कैंसर जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण क्रिएट हो रहा है। ना तो आप इतना फैट फूड खाते, ना आप इतना जंक फूड खाए, ना आप इतना उर्वरक यूज्ड फूड खाओ, ना ही आप इतना डर्टी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहो। ये सब आप बंद कर दो। मैं कह रहा हूं कि कल से आप जो खाद यूज हो रहा है, जो फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, जो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, इन सबको बंद करवा दो। और कल से आप पूरी व्हीकल्स, जो लोकल व्हीकल्स, इंडिविजुअल व्हीकल्स है, जो हम और आप अपनी कार चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इसको बंद करवा दो। मैं दावे के साथ कहूंगा कि 50% कैंसर का रेट खत्म हो जाएगा। 50% से भी ज्यादा खत्म हो जाएगा। These all are the diseases which created by only due to the responsible by the environmental factor, not by the any another one। 5 से 10% को जेनेटिक फैक्टर या कोई वायरल इन्फेक्शन या अनदर चीजों से हो जा रहा है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन ये कम हो जाने के बाद वो वायरल इन्फेक्शन और फलाने ढिमके भी कम हो जाएंगे। कोरोना का केस का आपको याद होगा, फर्स्ट वेव था तभी जब कंप्लीट लॉकडाउन लगा था 2-3 महीने के लिए। दिल्ली से हिमालय का जो चोटी था ना वो दिखने लगा था, हमें अखबार में आया था, फोटो वगैरह हमने टीवी में देखा था। मात्र 2 से 3 महीना बंद होने से। और रिवर बंद कर दोगे ना, आधी समस्या इन्वायरमेंट के दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि बंद होने से आधी समस्या, यानी ये रोग वाली समस्या तो दूर होगी, लेकिन आधी से भी ज्यादा समस्या क्रिएट भी हो जाएगी। कैसे? अब देखो, मैं थोड़ा सा लेक्चर से भटक रहा हूँ, लेकिन जरूरी है यार। साइकोलॉजिकल ज्ञान भी आपको जरूरी है, केवल किताबें पढ़ना ही जरूरी नहीं होता। कैसे आधी से ज्यादा समस्या क्रिएट हो जाए? जैसे आपने सारे संसाधन आपके बंद हो गए, तो पहला तो ट्रांसपोर्टेशन, आप जो आपके पास बाइक है तुरंत पहुंच जाते हो आप घर कहीं से भी। जैसे इसका लेटेस्ट एग्जांपल है, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, पैर टूटा हुआ है, तो मैं स्कूटी नहीं चला पा रहा हूँ, चलाना ही नहीं, एबल ही नहीं हो पाऊंगा। तो पहले मैं घर से स्कूटी उठाता था, इमिडिएटली 10 मिनट में पहुंच जाता था ऑफिस। स्कूटी उठाता था, लंच टाइम में घर चला जाता था लंच करने। लेकिन अब सब खत्म हो गए, अब सब बंद हो गए। कैसे? सर जी, हमको घर से रोड पर आने में कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे अगर मैं पैदल चलूँ तो, क्योंकि चल ही नहीं पाऊंगा, इतना पेन हो जाएगा। तो हमें स्कूटी से जो है कोई छोड़ने वाला मिल जाए, क्योंकि हमारी मैडम ड्राइव करती है स्कूटी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, मेरा बेबी अंश, आप लोग सब जानते हैं, तो उसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा।
इनफैक्ट वो किसी के पास रहता ही नहीं, मम्मी पापा गाँव में रहते हैं, उनको शहर में मन नहीं लगता। तो अब मुझे घर से ऑफ़िस पहुँचने में कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता है। किसी को देखूँगा अपने अगल-बगल कोई खाली है भैया मेरे को छोड़ दो रोड तक, रोड से मैं ऑटो ले लूँगा और नहीं तो अगर उसके पास ज़्यादा समय है तो मुझे ऑफ़िस तक ही छोड़ दो। अब फिर यहाँ आ गया एक बार तो फिर वापस जाने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसको मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ, आपको जो बता रहा था कि आपके दुगने समस्या क्रिएट हो जाएँगे। अब एक पैर टूटने से मैं स्कूटी नहीं चला पा रहा हूँ और एक बार स्कूटी अगर बंद हो जाए, कार अगर बंद कर दे गवर्नमेंट तो कितना सबको प्रॉब्लम हो जाएगा, आधी से ज़्यादा समस्या क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना? तो दूसरा मैं एक पेस्टिसाइड का एग्जांपल दे रहा था, फर्टिलाइज़र का। अगर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ होना बंद हो जाए तो जो एक खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, जितना हाई अमाउंट में जो है इनका उत्पादन हो रहा है, उससे आधे से भी कम रेट में उत्पादन हो जाएगा। प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा क्योंकि वो पेस्टिसाइड ही आधा से ज़्यादा खा जाएगा, पेस्टिस लोग ही आधा से ज़्यादा खा जाएँगे आपके क्या बोलते हैं फूड को जो आप उपजा रहे हो। या वो फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करोगे तो जितना दुगना अमाउंट में प्रोड्यूस होता है उससे भी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो समस्याएँ और क्रिएट भी हो जाएगी, ये अनदर थिंग है। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, खिलाना है सबको, ह्यूमन वेलफेयर है। लेकिन इट इज़ अ फैक्टर दैट कि हम कई सारे ऐसे डिजीज़ अपने एनवायरमेंटल फैक्टर से क्रिएट करते हैं। अभी चलो डायबिटीज़ पे आते हैं, वो सब चीज़ों को वहीं पे रोको। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ होता क्या है? अभी कार्बोहाइड्रेट से कैसे रिलेटेड है वगैरह-वगैरह इन सभी चीज़ों पर हम आ जाएँगे। बट हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल सा डेफिनिशन से। व्हाट इज़ डायबिटीज़ सर? आप में से हर एक घर में कोई ना कोई डायबिटीज से सफर कर रहा है, जो कोई ओल्ड एज पर्सन है या कोई तो यंग यंग लोग भी जो है वो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। व्हाट इज डायबिटीज? अगर एक लाइन का सिंपल डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो डायबिटीज इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया। इट इज ड्यू टू द इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट इंसुलिन। अगर मैं एक लाइन की डेफिनेशन बोलूं, चलो मैं इसको लिखता हूं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। डायबिटीज इज अ कंडीशन, क्योंकि डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है आपको समझने के लिए। डायबिटीज इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज हाइपर ग्लाइसेमिया, is due to insufficient और inefficient इंसुलिन। मैंने क्या लिखा है सर आपको डायबिटीज का डेफिनेशन? डायबिटीज वो कंडीशन है किसी भी ह्यूमन के बॉडी की, या ऐसा कर सकते हो डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा एक चीज, इस डेफिनेशन को समझाने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसको डायबिटीज मेलाइटस शॉर्ट में डीएम क्यों बोला जाता है? एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। डायबिटीज का मतलब होता है एक्सक्रीट होना। क्या होता है सर? एक्सक्रीट होना, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक वर्ड। और मेलाइटस का मतलब होता है स्वीट, मीठा, शुगर। जब आपको किसी को भी डायबिटीज होगा ना तो उसके यूरिन से जो है वो शुगर एक्सक्रीट आउट होने लगता है, ग्लूकोज डिटेक्शन होता है ना। क्योंकि जब किसी भी पेशेंट को शुगर की बीमारी होती है तो उस कंडीशन में उसके यूरिन से जो है शुगर एक्सक्रीट होता है, स्वीट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है। तो इसीलिए इसको पड़ गया एक्सक्रीट डायबिटीज, और मेलाइटस मतलब स्वीट, इसीलिए इसका पूरा नाम पड़ गया डायबिटीज मेलाइटस। व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस सर? डायबिटीज मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंडीशन, डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसा कंडीशन है बॉडी का जिसमें जिसमें आपके बॉडी की ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। जब किसी भी इंडिविजुअल में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, उसी को हम बोलते हैं कि इसको डायबिटीज हो गया। उसी को हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि इसको शुगर की बीमारी हो गई। अब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों हाई होगा सर? इज ड्यू टू, कारण ये है इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट इंसुलिन। एक हार्मोन है बॉडी में जिसका नाम है इंसुलिन।
यदि उस इंसुलिन का प्रोडक्शन इनसफिशियंट हो जाए, इनसफिशियंट का मतलब लो हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या बिल्कुल ही absent हो जाए, यानी कि अगर बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बनना ही बंद हो गया या बनना कम हो गया, जिसके कारण आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा बॉडी में। या दूसरा कारण है कि इंसुलिन इनएफिशिएंट हो जाए। इनएफिशिएंट का मतलब कि इंसुलिन काम करना बंद कर दे, इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। इंसुलिन का जो काम है वो अपना काम करना ही बंद कर दे। इस कंडीशन में है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है, इंसुलिन का लेवल ठीक है, हो सकता है हाई भी लेवल हो सकता है, लेकिन इंसुलिन का जो काम है वही काम ही नहीं कर पा रहा है। दो कंडीशन हो सकते हैं सर डायबिटीज होने के, दो कंडीशन हो सकते हैं सर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होने के। एक तो कि इनसफिशियंट इंसुलिन हो जाए, इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो जाए या कम हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए, या दूसरा हो सकता है कि इनएफिशिएंट इंसुलिन हो जाए। इंसुलिन तो प्रॉपर है, लेवल प्रॉपर है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। अब इन दोनों कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में हाई हो जाएगा और जिसके कारण आपको डायबिटीज हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखो कैसे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला चीज ये है कि यहां पर एक वर्ड आया है हाइपरग्लाइसीमिया। क्या आया है वर्ड सर? हाइपर ग्लाइसेमिया। एक वर्ड होता है हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, और एक वर्ड होता है यूरिसेमिया, यूरिसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया शायद पिछले क्लास में आपको बताया था जब डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ा रहा था। तो हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब क्या होता है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से एक्सीड हो जाए, इंक्रीज हो जाए, एक्सीड हो जाए या इंक्रीज हो जाए, उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब क्या है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से डिक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। और यूरिसेमिया का मतलब क्या है? कि जब ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने लगे, उस कंडीशन को बोलते हैं यूरिसेमिया। गॉट इट? अब इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज मतलब हाइपर, डिक्रीज मतलब हाइपो। कितना इंक्रीज और डिक्रीज सर? नॉर्मल लेवल से इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए। तो ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज क्या होती है सर? एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर और एक होता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। इन दोनों के बारे में पढ़ा चुका हूं पिछले क्लास में जब आपको डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ा रहा था। तो ठीक, फास्टिंग ब्लड शुगर अकॉर्डिंग टू द WHO कितना होता है सर? 60 to 110 मिलीग्राम पर DL। ये 60 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल लेवल। पोस्ट प्रेंडियल में होता है 70 to 140 मिलीग्राम पर DL। यानी अगर किसी का भी हम फास्टिंग ग्लूकोज डिटर्मिनेशन करते हैं, किसी का फास्टिंग ग्लूकोज डिटरमाइन कर रहे हैं, और उस कंडीशन में अगर 110 से बढ़ा हुआ आ रहा है ब्लड ग्लूकोज, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। और यदि पोस्ट प्रेंडियल कंडीशन में 140 से ज्यादा आ रहा है ब्लड ग्लूकोज, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। और यदि 60 से कम आ रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया, यदि 70 से कम आ रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर हुआ? हाइपर एंड हाइपोग्लाइसीमिया दोनों। गॉट इट? यूरिसेमिया किस कंडीशन में होगा? किस कंडीशन में जो है ब्लड जो है, सॉरी, किस कंडीशन में जो है ग्लूकोज जो है यूरिन से एक्सक्रीट आउट होने लगेगा। इस बात को बहुत बेटर डिटेल में अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, एक रेनल थ्रेशोल्ड लेवल होता है, वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? और मेनली वो भी होगा हाइपरग्लाइसीमिया में ही, जब आपको ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तभी। अच्छा, अब इतना सा हमें बात समझ में आ गया कि ग्लूकोज लेवल बॉडी की अगर इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल रेंज से, तो हम उस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और उसी कंडीशन को हम कहेंगे डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन अब कितना ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे डायबिटीज। जैसे मैं बोल रहा हूं कि फास्टिंग में जो हायर नॉर्मल रेंज है वो 110 तक है। कितना है सर? 110 तक है, हाईएस्ट यही है ना। और अगर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर की मैं नॉर्मल रेंज कहूं तो हाईएस्ट लेवल जो है 140 है। तो क्या 145 हो जाएगा या 115 हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे डायबिटीज मेलाइटस? बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये दोनों के दोनों रॉन्ग होंगे। आई, दोनों कंडीशन तो हाइपरग्लाइसेमिया है, लेकिन दोनों को हम डायबिटीज मेलाइटस नहीं कहेंगे। WHO ने इसके लिए भी एक रेंज डिफाइन किया है। सर क्या रेंज डिफाइन किया है? रेंज ये डिफाइन किया है कि यदि फास्टिंग के कंडीशन में किसी भी इंडिविजुअल का
ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर डीएल अगर होता है ग्लूकोज, तभी वो डायबिटिक माना जाएगा। और यदि आफ्टर द मील पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर अगर हम डिटरमाइन करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डीएल होता है, यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर 200 मिलीग्राम पर डीएल से अगर ज्यादा ग्लूकोज फाइंड आउट होता है, इन दोनों हाइपरग्लाइसीमिया के कंडीशन को डायबिटिक डिफाइन किया जाएगा। अब देखो यहां पर बात ध्यान से सुनने वाली है। नॉर्मल कितना था? 110 फास्टिंग में, और डायबिटिक कब डिफाइन हो रहा है? 126। यानी कि अगर 126 में से 110 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 16 मिलीग्राम पर डीएल आएगा। सारा खेल इसी 16 मिलीग्राम पर डीएल का है फास्टिंग कंडीशन में। यानी बॉडी आपकी कितनी टॉलरेट कर पा रही है ग्लूकोज को? मात्र 16 मिलीग्राम पर डीएल फास्टिंग में। अगर 125 या इससे नीचे है ग्लूकोज की लेवल, तो उसको हम जो है वो डायबिटिक कंडीशन नहीं कहेंगे, उसको हम हाइपरग्लाइसेमिया ओनली कहेंगे। हाँ, इस कंडीशन को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्री डायबिटिक कंडीशन है। जैसे किसी पेशेंट को होना चाहिए 110, लेकिन आ रहा है 124, बॉर्डर लाइन कितना है? 126। 126 से ऊपर गया डायबिटीज हो जाएगा, या 126 पे आया डायबिटिक कंसीडर किया जाएगा। आ रहा है 124, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना है, नॉर्मल तो है 110, 110 से 14 मिलीग्राम बढ़ा हुआ है और बॉर्डर से मात्र 2 मिलीग्राम नीचे है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि तुम बड़ा स्वस्थ हो, चले जाओ केवल हाइपरग्लाइसेमिया, नहीं कहेंगे। ये बॉर्डर लाइन के क्लोज है, तो इसको हम प्री डायबिटिक कंडीशन कह सकते हैं कि भाई तुमको खतरा तो है यार, तुम्हारे बॉडी में गड़बड़ी तो चल रही है भाई, वाह, तुम अपना देख लो कंट्रोल वगैरह कैसे करना है, या डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कैसे होगा, है ना। सेम वे पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर में भी 140 तक नॉर्मल तो है, लेकिन 150 160 हो गया तो इसको हम केवल हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। इट इज नॉट अ डायबिटिक कंडीशन। अगर 200 मिलीग्राम या इससे ऊपर जाता है तो हम उसको कहेंगे कि ये डायबिटिक पेशेंट है। अब किसी को आ रहा है 180 190 195, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन डायबिटिक है, इसका मतलब ये है कि वो प्री डायबिटिक है, वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करने के चक्कर में है, वो पाकिस्तान बॉर्डर जाने के पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आने के चक्कर में है, वो कभी भी उसको आर्मी वाले शूट कर सकते हैं। वैसे ही अगर 190 195 है, इसका मतलब है कि कभी भी आपको डायबिटीज आपके ऊपर हावी हो सकता है, आप सावधान हो जाओ। आई बात समझ में? इट इज द डायबिटीज मेलाइटस, और इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज। समझ में आ गया इतनी सारी बात कि डायबिटीज होता क्या है और किस किस कंडीशन को डायबिटीज हम कहेंगे। ठीक, ये बात तो हमें समझ में आ गया गुरु कि डायबिटीज होता क्या है और डायबिटीज कहते किसको हैं और किस कंडीशन में डायबिटीज उसको हम डिफाइन करेंगे। बट अब यहां से सिंपल सा सवाल आता है कि इसका कार्बोहाइड्रेट से क्या लेना देना है गुरु? कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं सर? देखो, डायबिटीज किसके थ्रू क्रिएट हो रहा है, डायबिटीज में हो क्या रहा है? डायबिटीज में एक नॉर्मल सा कंडीशन हो जा रहा है सर, वो है दैट इज द हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि शरीर में, ह्यूमन की बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जा रहा है, तो जिसके कारण उस पेशेंट को, उस इंडिविजुअल को डायबिटीज क्रिएट हो जा रहा है। मतलब सारा खेल ग्लूकोज का है। ग्लूकोज ना बढ़ता गुरु ना डायबिटीज होता, तो अब ग्लूकोज कैसे बढ़ जा रहा है सर जी? इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज या कंट्रोल ऑफ द ग्लूकोज इन योर बॉडी। क्योंकि हमारी शरीर जो है वो क्या है, होम्योस्टेसिस पे वर्क करता है। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि फास्टिंग में ग्लूकोज लेवल कितनी, लिमिट कितनी होती है, वो 110 मिलीग्राम पर डीएल होता है, और डायबिटीज हम 126 पे कह दे रहे हैं, मतलब 16 मिलीग्राम पर डीएल का ही केवल खेल है ना। यानी हमारी बॉडी केवल 16 मिलीग्राम पर डीएल फास्टिंग में टॉलरेट कर सकता है ग्लूकोज, इससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा कर रहा होता ना तो आप सभी ऐसे ऐसे चौड़े होकर चल रहे होते। क्यों? क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट में ग्लूकोज आपके बॉडी में स्टोर हो रहा होता, और वो ग्लूकोज सबके सब जो है एडिपोज टिश्यू फैट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फैट का प्रिकर्सर सेल होता है ग्लूकोज, सबके सब जो ऐसे मोटे हो जाते हैं। तो इसीलिए नेचर ने ना बहुत शॉर्ट रेंज दिया आपको ग्लूकोज टॉलरेट की, कि कम रेंज रहेगा तो उसको मेंटेन रखोगे तुम लोग। अब यही रेंज बढ़ गया तो आपको डायबिटीज हो गया। अब मैं अभी आपको क्या बता रहा था
कि बस इतनी सी शॉर्ट रेंज जो है वो ग्लूकोज की आपकी बॉडी में रहनी चाहिए। इससे अगर रेंज बढ़ रहा है या घट रहा है तो बढ़ रहा है तो डायबिटीज, घट रहा है तो हाइपोग्लाइसेमिया, 60 से नीचे आ जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये अगर ये बढ़ रहा है, ग्लूकोज अगर बढ़ रहा है तो किस कारण से बढ़ रहा है? और यदि कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, जैसे हम लोग हैं, हम यंग लोग हैं, तो हम लोग क्या कभी भी ऐसे तराजू पे तौल के खाते हैं खाना? कार्बोहाइड्रेट जिसमें प्रेजेंट है, क्या तराजू पे तौल के खाते हो कि इसमें 60 मिलीग्राम पर डीएल ही इंक्रीज होना चाहिए शुरू, सर जी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? ऐसा कभी किए हो? नहीं करते हो, जितना मन किया उतना ठूस के खा लेते हो। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में ऐसा कोई ना कोई तो मैकेनिज्म है जो ऑटो सेल्फ कंट्रोल करता है ग्लूकोज के लेवल को, चाहे हम ज्यादा भी खा लें या कम भी खा लें, इट कंट्रोल इटसेल्फ बाय द बॉडी। बॉडी उसको अपने आप मेंटेन कर लेता है, उसको इससे ज्यादा बढ़ने ही नहीं देता है। उसी को हमारे बॉडी में बोला जाता है होम्योस्टेसिस। तो ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होता है सर, कैसे कंट्रोल होता है, जरा इसकी थ्योरी को हम समझते हैं। जब इसकी कंट्रोल पढ़ समझ जाओगे तभी जो है डायबिटीज समझ पाओगे कि हुआ कैसे डायबिटीज। ठीक है, देखो हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं गुरु? पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज आपको जीआईटी सिस्टम में पढ़ाए हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। पैंक्रियाज में जो है प्यारे 3 प्रकार के पैंक्रियाज के स्लेट्स में सेल पाए जाते हैं, यानी पैंक्रियाज की बॉडी में लीफ जैसा, पत्ते जैसा ऐसा आकार होता है। पैंक्रियाज आप लोगों को बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। हेड होता है, नेक होता है, बॉडी होता है, टेल होता है। ठीक है, तो पैंक्रियाज जो ये ऑर्गन है, इस पैंक्रियाज के ऑर्गन में, इस पैंक्रियाज के बॉडी में 3 प्रकार के सेल पाया जाता है। एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल और एक होता है डेल्टा सेल। पैंक्रियाज में कितने प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं सर? 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है अल्फा सेल्स, दूसरा होता है बीटा सेल्स और तीसरा होता है डेल्टा सेल। तीसरा क्या होता है सर? डेल्टा सेल। ये अल्फा का साइन है बीटा का, और नीचे वाला डेल्टा का साइन। 3 प्रकार के सेल होते हैं पैंक्रियाज, और ये तीनों सेल जो हैं अपने अपने एक एक प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। सर जो अल्फा सेल है पैंक्रियाज का ना, इसमें एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। जो बीटा सेल है पैंक्रियाज का, इसमें एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। और एक डेल्टा सेल है पैंक्रियाज का, जिसमें एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, ये 3 हार्मोन का सिक्रेशन होता है पैंक्रियाज में। अब होता क्या है सिनेरियो कि जैसे ही, हाँ थोड़ा सा और बता देता हूं उसके बाद आऊंगा सिनेरियो। जो ग्लूकागोन हार्मोन है प्यारे, इस ग्लूकागोन हार्मोन का क्या काम होता है कि आपके बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करेगा। ग्लूकागोन हार्मोन किधर लिखूं, यहां लिखूं क्या? ग्लूकागोन हार्मोन, जो ग्लूकागोन हार्मोन होगा सर, इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन बॉडी। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा? आपकी बॉडी के ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा। दूसरा है सर कौन सा? इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन कौन सा सेल से प्रोड्यूस हो रहा है? बीटा सेल से। व्हाट विल डू द इंसुलिन हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज, इट डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन बॉडी। ये क्या करेगा? ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है। फिर थर्ड सोमैटोस्टेटिन क्यों लड़ रहा है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन क्या कर रहा है सर? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो है इन दोनों हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। इट inhibit the secretion of alpha and beta cells of pancreas। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है? इन दोनों का जो सेक्रेशन हो रहा है, यानी ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन हो रहा है, उसी को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करता है मतलब रोकता है, कम करता है।
यानी कि सोमैटोस्टेटिन जो है इन दोनों का कंट्रोल करता है, इन दोनों का बाप है। खैर इसकी सोमैटोस्टेटिन की अभी हम बात नहीं करनी है। डायबिटीज में हमें सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो यूज होगा ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन का। अब आपको समझ में आ गया कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियाज। उसमें दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक होता है अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। अब ग्लूकागोन हार्मोन जो है ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है हमारे शरीर में, और इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। अब यहां ध्यान से सुनो, जैसे ही आप कोई फूड इनटेक किए, फूड में मेनली क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही आपने फूड इनटेक किया, फूड इनटेक किया, फूड इनटेक में क्या किया सर, आपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया। कार्बोहाइड्रेट से ही तो ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट से तो ही ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज बनेगा, है ना सर जी। ये बताऊं पहले, थोड़ा सा और रुक जाओ, इसको बताने से भी पहले एक चीज और बता। सबसे फर्स्ट वन, आपके अंदर डायबिटीज कैसे क्रिएट हो रहा है, ग्लूकोज के इंक्रीज हो जाने से। आपके बॉडी में सोर्स ऑफ ग्लूकोज क्या है ये पहले जानो, फिर उसको बताऊंगा। सोर्सेस ऑफ ग्लूकोज, कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है इंक्रीज हो जा रहा है जिससे आपको डायबिटीज हो जा रहा है। ग्लूकोज का सोर्स है क्या, मिलेगा कहां कहां से सोर्स। तो सबसे फर्स्ट वन तो जो है सर वो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है। किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, उससे ग्लूकोज जो है उसका प्रोडक्शन होता है, और ग्लूकोज प्रोडक्शन होने से आपके बॉडी में ग्लूकोज इंक्रीज हो सकता है। जैसे हमने अभी ठूस ठूस के चावल खा लो तो उससे ब्रेक डाउन, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज बनेगा, फिर हमारे बॉडी को ग्लूकोज मिल जाएगा। पहला सोर्स हुआ कार्बोहाइड्रेट। दूसरा सोर्स होता है ग्लूकोज का, वो है ग्लाइकोजेनोलिसिस। पहला आपने डायरेक्ट फूड इंटेक कर लिया जिससे आपको ग्लूकोज मिला। दूसरा जो ग्लाइकोजन फॉर्म में लिवर में और मसल्स में स्टोर था, उसका कौन सा स्टोर था, ग्लाइकोजन फॉर्म। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, इससे आपके बॉडी में ग्लूकोज इंक्रीज हो सकता है। और थर्ड वन क्या होगा सर, ग्लूकोनियोजेनोलाइसिस। मतलब कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, आपको बता चुका हूं इसको भी पिछली क्लास में, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि फ्री फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, इन सब के ब्रेक डाउन होने से भी अल्टीमेटली ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। और फिर जब वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा तो आपके बॉडी में फिर से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यानी आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज के 3 सोर्सेस हैं जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज इंक्रीज हो सकता है, और इसके इंक्रीज होने से जो है आपको डायबिटीज हो सकता है। लेकिन अब नॉर्मली तो इंक्रीज हो जाना, हम रोज खा रहे हैं, कहां हमको डायबिटीज हुआ, हमको तो डायबिटीज नहीं है। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे जो लेक्चर देख रहे होंगे उनमें से किसी को भी डायबिटीज नहीं होगा, मेरे होप सो, मैं यही उम्मीद करता हूं। शायद अगर कोई हो गया तो अलग बात है, एक्सेप्शनल। बोलो हम लोग तो रोजे खा रहे हैं, हम लोग को डायबिटीज नहीं है। इसके पीछे है कि इसका कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में, वही अब कंट्रोल समझाने जा रहा हूं। जैसे ही सुने बात को ध्यान से, पहले ये वाला ऊपर वाला समझाता हूं कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद नीचे वाला दूंगा। जैसे ही आप इंटेक करते हो एज अ फूड, क्या इंटेक करते हो सर, कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हो। आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया जिससे आपको डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, और ग्लूकोज डाइजेस्ट हुआ, लिबरेट हुआ, और लिबरेट होकर के ग्लूकोज ही एब्जॉर्ब हो गया आपके इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब होकर के कहां चला गया, आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला गया। अब ग्लूकोज जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन में गया होगा एब्जॉर्ब होके, इट विल अराइव द मल्टीपल ऑर्गन्स ऑन टिश्यू, बॉडी टिश्यू ऑफ योर सेल्फ। ग्लूकोज ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लीवर तक भी गया होगा, बॉडी के जिस जिस सेल को रिक्वायरमेंट होगा, ब्रेन के सेल में भी गया होगा, आरबीसीज में भी गया होगा, बॉडी के हर एक टिश्यूज तक पहुंचा होगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को हर जगह रिक्वायरमेंट है। ग्लाइकोलिसिस होगा, एटीपी निकलेगा, एनर्जी होगा, ठीक। तो जैसे ही आप ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इंटेक किए, ग्लूकोज का लिबरेशन हुआ, एक ग्लूकोज जैसे ही ब्लड में जाएगा, इट विल सेंड द नोटिफिकेशन टू द ब्रेन। सर जी, ग्लूकोज ने एक नोटिफिकेशन ब्रेन को सेंड किया कि हम ग्लूकोज आ गए हैं सर ब्लड में। अब देख लो आपको क्या करना है। और जो बंदा है हमारा ना, उसने 2 केजी चावल खा लिया है, अभी ठूस ठूस के चावल खा लिया, अभी तो हम थोड़े आए हैं, ग्लूकोज अभी और आने वाले हैं ब्लड में।
अब ब्रेन तो घबरा गया, साला इतना सारा ग्लूकोज आ गया, अब इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, और कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ब्लड में जो है 140 से ज्यादा भाग जाएगा, 140 से ज्यादा बढ़ जाएगा ग्लूकोज, फिर तो इसको डायबिटीज हो जाएगा। तो ब्रेन क्या करेगा, इट विल सेंड अगेन द सिग्नल, किसको सिग्नल सेंड करेगा, सिग्नल टू द पैंक्रियाज। किसको सेंड करेगा सर, सिग्नल पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज के कौन से सेल को सेंड करेगा सिग्नल, बीटा सेल्स को करेगा। क्यों, क्योंकि बीटा सेल ही जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को डिक्रीज कर देगा। अब उसी समय क्या किया, ब्रेन ने सिग्नल सेंड किया किसको, इंसुलिन बनाने के लिए पैंक्रियाज को। अब यहां बात आता है कि क्या ये केवल कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे उसी कंडीशन में इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए सिग्नल जाएगा, नहीं। इंसुलिन के स्टिमुलेशन कहो या इंसुलिन के सेक्रेशन इंक्रीज करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फ्री फैटी एसिड, यानी लिपिड भी आप खाते हो तब भी, एमिनो एसिड खाओगे तब भी, प्रोटीन खाओगे तब भी, या कार्बोहाइड्रेट खाओगे तब भी, इन तीनों कंडीशन में जो है इंसुलिन का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाता है वाया द सिग्नलिंग। क्लियर हुआ। अब सिग्नल गया किसको सर, सिग्नल गया पैंक्रियाज को, पैंक्रियाज ने इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ा दिया। इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ा और इंसुलिन कहां पर मिक्स हो गया आकर के सर, आपके ब्लड में। ब्लड में कौन कौन से और चीजें अवेलेबल थी, ग्लूकोज अवेलेबल था। ये सभी ग्लूकोज जो थे ब्लड में अवेलेबल थे, ठीक, हाई अमाउंट में हो गए थे क्योंकि तुरंत खाना खाया था ना। इंसुलिन क्या किया सर, ये इंसुलिन तुरंत दौड़ा दौड़ा बॉडी के हर एक टिश्यू तक जाएगा। कहां जाएगा सर, बॉडी टिश्यूज तक जाएगा। कहां गया सर, बॉडी टिश्यू तक गया, या बोलो कि बॉडी के हर एक सेल्स तक जाएगा। कहां तक जाएगा बॉडी के हर एक सेल्स तक जाएगा। क्या करेगा, बॉडी के हर एक सेल्स पर जो है इंसुलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही सेल के पास गया इंसुलिन, जैसे ही सेल के पास गया, सेल के सरफेस पर रिसेप्टर था इंसुलिन का, सभी सेल्स ने इंसुलिन को बस पकड़ लिया, रख लिया, अरे हमको बचाने वाला सैनिक आ गया। क्या करेगा इंसुलिन, रिसेप्टर से बाइंड कर गया, सेल के रिसेप्टर से। सेल के रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद इंसुलिन काम क्या करेगा जिससे कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड में डिक्रीज हो जाए, जो अभी जस्ट एब्जॉर्ब होकर आया था। 4 वर्क परफॉर्म करता है इंसुलिन। क्या करता है इंसुलिन, सबसे फर्स्ट वन वर्क परफॉर्म करता है इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी टिश्यू या बॉडी सेल। सेकेंड काम करता है इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी टिश्यू, बाय बॉडी टिश्यूज या बॉडी सेल्स। थर्ड वन काम करेगा इंसुलिन, व्हाट विल परफॉर्म द इंसुलिन, थर्ड वन काम करेगा इंक्रीज रेट ऑफ लाइपोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। एंड फोर्थ वन काम करेगा इंक्रीज रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स। अब यहां जरा ध्यान से सुनते हैं। इंसुलिन सभी सेल के पास गया और सेल के रिसेप्टर से क्या किया सर, बाइंड कर लिया। सेल के रिसेप्टर से बॉडी के हर एक सेल्स टिश्यू रिसेप्टर को बाइंड कर लिया। सबसे पहले इंसुलिन क्या किया, जितने भी सेल्स के पास आए थे ग्लूकोज ब्लड के थ्रू, उन सभी ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के सपोज दैट इधर जो है ग्लूकोज बहुत सारे आए, इन सबको पकड़ पकड़ के इंसुलिन जो यहाँ आया है सबको पकड़ पकड़ के अंदर धकेल रहा है। क्या किया सर, सेल्स के अंदर धकेल रहा है, इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज। मतलब सभी सेल्स को क्या किया, कहा कि जो भी ग्लूकोज है, यार इधर छड़ी रहो 2 मिनट, डिस्टर्ब कर रहे हो, जो भी ग्लूकोज है उन सबको पकड़ के सेल्स के अंदर डाल दे रहा है, जो ताकि ब्लड में ना रहे। ब्लड में रहेगा तभी ना इंक्रीज फाइंड आउट होगा, तभी ना उसको डायबिटीज होगा। हम सेल्स के अंदर डाल दे रहे हैं। इंक्रीज अपटेक ऑफ द ग्लूकोज बाय द बॉडी टिश्यू, सबको अपटेक करके अंदर डाल दिया। तो कुछ जो ब्लड में था वो तो डिक्रीज हुआ, पहला का। दूसरा किया इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज बाय द बॉडी टिश्यू। जितने भी बॉडी टिश्यू थे जो ग्लूकोज सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे
जैसे कि ब्रेन, जैसे कि ब्रेन, जैसे कि आर्बिसिस, जैसे कि किडनी, किडनी के ग्लोमेरुलाई, ये सभी ऐसे टिश्यूज हैं बॉडी के जो कि केवल और केवल ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पे ही डिपेंड है अपनी एनर्जी के लिए। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी निकलता है। ग्लूकोज क्या किया दूसरा काम कि इन सभी बॉडी के जो बड़े टिश्यूज थे जो ह्यूज लेवल पे ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सकते थे, उनको ऑर्डर दिया कौन, इंसुलिन ने, कि आप ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बढ़ा दो, रेट बढ़ा दो। ये क्या किए, ग्लूकोज को कंज्यूम करना ज्यादा कंज्यूम करने लगे, जिसके कारण फिर कुछ जो है ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया सर्कुलेशन में। दो काम हो गया। थर्ड वन काम परफॉर्म किया, इंक्रीज रेट ऑफ द लाइकोजेनेसिस एंड द ग्लाइकोजेनेसिस। हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में स्टोर होकर लिपिड बनता जाता है। अगर बहुत दिनों तक आप ग्लूकोज ज्यादा ह्यूज अमाउंट में अगर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो, जैसे आपने देखा है किसी को कि जो चावल ज्यादा खाता है तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहा है, चावल ज्यादा खाता है, कुछ दिनों के बाद अगर बहुत ह्यूज अमाउंट में चावल खाता है तो उसके पेट निकल जाते हैं, तो एकदम बिल्कुल निकल जाता है। मेरे पे मत नोटिस करना, मेरा नहीं निकला हुआ है, खैर मैं इसको कम कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, अब तो बंद हो गया जिम वगैरह, फिर पैर ठीक होगा तो फिर करूंगा। बिल्कुल स्लिम एंड फिट में मुझे पहले जैसा हो जाना है। मुझे पता है आप लोग नोटिस कर रहे हो मैं भी मोटा हो रहा हूँ। तो जो भी चावल ज्यादा खा रहा है उसके पाउच निकल जा रहे हैं 8 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद। क्यों पाउच निकल रहा है? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो करके फैटी टिश्यू बन जा रहा है, लिपिड बन जा रहा है। यही वाला फॉर्मूला इंसुलिन अपनाया। क्या किया कि जो ज्यादा ग्लूकोज था ब्लड में उन सबको लिपिड में कन्वर्ट करने लगा। बोला लिपिड थोड़ा बन जाओ थोड़ी देर के लिए, लिपिड बन जाएगा तो ग्लूकोज तो कम होगा। दूसरा ग्लाइकोजेनेसिस, जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है मसल्स में और लिवर में, उसको क्या कर रहा है, ग्लूकोज को स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ग्लाइकोजन बनाना स्टार्ट कर दिया, मसल्स और लिवर में स्टोर कर दिया। ये 3 काम परफॉर्म किया। तीसरा काम परफॉर्म किया तो और भी ग्लूकोज लेवल जो है डिक्रीज हो गया ब्लड में। फोर्थ काम और किया, इंक्रीज द रेप्लिकेशन ऑफ द सेल, सेल्स की रेप्लिकेशन को इंक्रीज कर दिया। रेप्लिकेशन कैसे इंक्रीज होगा, जब डीएनए और आरएनए ज्यादा बनने लगेंगे। मैंने बताया था आपको एचएमपी पाथवे, जिसमें क्या बनता है सर, पेंटोज शुगर बनता है, राइबोलूज बनता है, राइबोलूज के कारण डीएनए आरएनए ज्यादा बनते हैं। तो एचएमपी पाथवे इंक्रीज हो गया, राइबोलूज पेंटोज शुगर ज्यादा बनाने लगे, जिसके कारण डीएनए आरएनए का ज्यादा फॉर्मेशन होने लगा, जिस कारण सेल का रेप्लिकेशन ज्यादा होने लगा, मतलब सेल का ग्रोथ ज्यादा होने लगा, जिससे कि ब्लड वाला ग्लूकोज और भी यूटिलाइज हो गया। इन चारों काम करने से ब्लड, इंसुलिन ने इन चारों काम को परफॉर्म किया, जिसके कारण जो भी ब्लड में था ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ वो सब धीरे 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 डाउन हो गया, नॉर्मल लेवल में आ गया विद इन द हाफ एन आवर। आपने खाना खाया, हो सकता है आधा घंटे 1 घंटा के लिए इंक्रीज हुआ था, आधा घंटे 1 घंटे में ही आपका जो है ग्लूकोज लेवल नॉर्मल चला गया। इंसुलिन जो है आपको डायबिटिक नहीं बनने दिया। इस प्रकार से जो है बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन। अब इंक्रीज रेप्लिकेशन ऑफ द सेल्स मैंने बताया, इसीलिए बोला गया है कि इंसुलिन जो है आपके ग्रोथ फैक्टर में भी काम करता है। जितना हाई अमाउंट में सेल्स बनेंगे उतना ही हाई अमाउंट में आपका ग्रोथ होगा बॉडी का। तो इस प्रकार से जो है वो इंसुलिन आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। अब एक बात बताओ, मन में एक सवाल आया होगा, क्या आया होगा, सर चलो मान लिया ये बात सही है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को डिक्रीज किया, ऑर्डर किसने दिया था? ऑर्डर दिया था इसको, कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया था या प्रोटीन इंटेक किया, लिपिड इंटेक किया, उसी से सिग्नल चला गया। तो ये रुकेगा कैसे गुरु? ये तो ये वाला काम जो है चारों परफॉर्म करते ही जाएगा, ग्लूकोज को लेवल डिक्रीज करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, फिर तो हमको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा एक समय के बाद, है ना। रोकना भी तो है इसको, इसी को तो होमोस्टेसिस बोलते हैं कि बढ़ गया तो घटा दो, घट गया तो बढ़ा दो, दोनों इसको मेंटेन करना कहते हैं। इसको मेंटेन करना है, घटाना ऐसा नहीं कि घटाते ही चले जाओ या बढ़ाते ही चले जाओ। ये मेंटेन कैसे होगा? होमोस्टेसिस। अब ये रुकेगा कैसे घटाने के लिए? बस ये रुकेगा दूसरे टर्म से। कैसे रुकेगा सर? इंसुलिन के ही पैंक्रियाज में ही एक और सेल था जो था अल्फा सेल, जो कि एक हार्मोन का सेक्रेशन कर रहा है, दैट इज द ग्लूकागोन। अब जैसे ही नॉर्मल रेंज में आया, जैसे सपोज दैट आपको खाना खाने के बाद 144, खाना खाने के बाद 70 से 140 मिलीग्राम पर डीएल जो था वो नॉर्मल रेंज था, बट खाना खाने के बाद आपका नॉर्मल रेंज हो गया था 170, 30 बढ़ गया था। इंसुलिन ने उसको घटा के 140 पे ले आया।
या और अभी घटा ही रहा था, आ गया आपको 130 तक आ गया। अब क्या होगा, अब बॉडी में सिग्नल निगेटिव फीडबैक जाएगा और फिर उसी समय एट द पॉइंट जो है वो ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होगा। तुरंत ब्रेन जो है वो सिग्नल ब्रेन जो है ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होगा। ग्लूकागोन हार्मोन जो है सिग्नल देगा ब्रेन को कि आप ऑर्डर दो बीटा सेल को कि बीटा सेल जो है वो इंसुलिन अब प्रोडक्शन ना करे, ग्लूकोज जो है नॉर्मल रेंज पे आ गया। अब यही ग्लूकागोन जो है सिग्नल किसको दिया, ब्रेन को, ब्रेन से निगेटिव फीडबैक आया और फिर इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन रुक गया या उसकी रेट कम हो गया। पहला ये हुआ कि ग्लूकागोन हार्मोन जो था वो सिग्नल किसको दिया, ब्रेन को, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया। अब सपोज दैट इन द केस ऑफ कि 130 तक किया था इंसुलिन ने तो ठीक था, लेकिन इंसुलिन ने बहुत ही आतंक मचाया और ग्लूकोज का लेवल 70 होता है ना, ग्लूकोज का लेवल जो है 75 या 80 तक ले आया। ठीक, इंसुलिन जो था ग्लूकोज के लेवल को कितना ले आया, 75-80 तक ले आया। ये तो बहुत कम हो गया यार, 140 तक होना चाहिए, बॉडी तो अब इंसिडियस हो जाएगा। इस कंडीशन में ग्लूकागोन हार्मोन और कुछ और हार्मोन होते हैं ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने के लिए, उनके नाम याद रखना। फर्स्ट वन तो ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक। दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है इपाइनेफ्रिन हार्मोन, इपाइनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन होता है T4 हार्मोन, जिसको हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। और भी हार्मोन एसीटीएच हार्मोन भी होता है, ग्रोथ हार्मोन भी, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट ये 3 हार्मोन और ग्लूकागोन के अलावे कौन कौन, इपाइनेफ्रिन हार्मोन, T4 हार्मोन जिसको हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इपाइनेफ्रिन हार्मोन जो है वो आपको एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करता है। और T4 हार्मोन जिसको हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, वो थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करता है। हार्मोन्स में हम इन सभी हार्मोन्स के चैप्टर में इन सभी हार्मोन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। क्या करता है कि सपोज दैट आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल आ गया 75-80, बहुत डिक्रीज हो गया। अब क्या होगा, अब तो बॉडी को सर ग्लूकोज बढ़ाना होगा ना, नहीं तो फिर बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगा, फिर तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, फिर आप बेहोश होने लगोगे। क्या करेगा कि ये सभी हार्मोन ग्लूकागोन, इपाइनेफ्रिन, T4 एज वेल एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये क्या करेंगे, कुछ काम परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने के लिए। सबसे फर्स्ट वन वर्क क्या परफॉर्म करेगा कि जो अपटेक हुआ था, इंक्रीज अपटेक मैंने बताया था ना कि ग्लूकोज को जो है जबरदस्ती अंदर घुसेड़ दिया था सेल्स के अंदर, इसमें जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल था सेल्स के अंदर, ये हार्मोन्स ग्लूकागोन और इपाइनेफ्रिन, थायरोक्सिन क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को बाहर निकालेंगे जितना अमाउंट में चाहिए ताकि नॉर्मल हो जाए। ये ग्लूकोज लेवल फिर जो था वो थोड़ा बहुत बाहर निकला, जिससे कि थोड़ा ग्लूकोज इंक्रीज हो गया ब्लड में। अब जिन जिन टारगेट ऑर्गन को चाहिए होगा ब्लड के थ्रू ग्लूकोज मिल जाएगा, है ना। अच्छा, पहला काम परफॉर्म किया। दूसरा काम क्या परफॉर्म करेंगे कि जो मैंने बोला था कि यूटिलाइजेशन जो यूटिलाइज हो गया वो तो हो गया, जो लाइपोजेनेसिस या ग्लाइकोजन फॉर्म में, सबसे फर्स्ट वन जो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हुआ है ग्लूकोज मसल्स में और लिवर में, उनको क्या करेगा सर, इंक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या करेगा इंक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब इसके जस्ट उल्टा काम करेगा, जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था उसको ब्रेक डाउन करेगा मसल से भी और लिवर से भी, फिर ग्लाइकोजन बनकर ग्लूकोज बनकर के फिर से बॉडी में ब्लड में आएगा ताकि जो है ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। जो ग्लूकोज जो लाइपोजेनेसिस हो गया उनको ग्लूकोनियोजेनोलाइसिस क्रिएट करेगा, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से जो है नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन करेगा ताकि ग्लूकोज जो है ये मेंटेन रहे ब्लड में। और फिर इस प्रकार से जो है ये ग्लूकोज जो फॉर्मेशन हुए वो सर्कुलेट होंगे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, और जिस जिस बॉडी टिश्यू को चाहिए होगा वहां वहां सप्लाई होगा और फिर वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे। अब इस प्रकार से जो है सच वे ग्लूकोज को घटाना और बढ़ाना दोनों जो है वो मेंटेन होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन के थ्रू। कहां पर सर, हमारे बॉडी में। इंसुलिन अकेला घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए ये 4-5 एक साथ, ये सभी मिलकर के जो है मेंटेन करते हैं हमारे ग्लूकोज के लेवल के। एक और फैक्टर बताना चाहूंगा जिसका और होता है ग्लूकोज के कंट्रोल या मेंटेनेंस में, वो होता है सर किडनी। क्या होता है सर, किडनी। किडनी क्या करता है पहला तो मैं किडनी का रोल आपको बताया था कि जो किडनी के ग्लोमेरुलाई होते हैं
वो जो है कंजम्पशन करते हैं। जैसे इंक्रीज रेट ऑफ कंजम्पशन बढ़ाएगा जब दूसरा ऑर्डर इंसुलिन ने परफॉर्म किया था, ये किसने परफॉर्म किया है? इंसुलिन ने। कि जब यूटिलाइजेशन बढ़ा दो, जब आरबीसी को बोला, ब्रेन को बोला और किडनी को बोला कि यूटिलाइज करो ज्यादा ग्लूकोज, तो किडनी के जो ग्लोमेरुलस होते हैं ना, उनको सर्वाइव करने के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, आरबीसी को रिक्वायरमेंट होता है, ब्रेन को, तो इन्होंने यूटिलाइजेशन किया। तो पहला तो इंक्रीज हो जाने पे ऐसे इसको कंट्रोल किया। दूसरा, किडनी जो क्या करता है कि जब आपके बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, बहुत ह्यूज अमाउंट में जो है ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, तो ब्रेन से सिग्नल जाता है किडनी को। एक्चुअल में ग्लोमेरुलाई पर सभी सब्सटेंस जो है वो फिल्टर होते हैं ना, हम सभी जानते हैं। तो ग्लूकोज भी जाकर के वहां पर क्या होगा सर? फिल्टर होगा। यदि हाइपरग्लाइसेमिया हो गया है तो किडनी क्या करेगा? कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है उसको फिल्टर आउट करके यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगा। क्यों? ताकि कुछ लेवल जो है ब्लड में ग्लूकोज का डिक्रीज हो जाए। पहला ऐसे मेंटेन किया किडनी। फिर दूसरी बार किडनी क्या करता है सर कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, मतलब ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया, फिर किडनी क्या करेगा? जब ग्लोमेरुलाई पे फिल्टर होने जाएगा यह ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज के लेवल को, एब्जॉर्प्शन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। यानी जो थोड़ा बहुत भी इंक्रीज हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहे थे ग्लूकोज, उनको भी एब्जॉर्ब करके वापस जो है वो ब्लड में भेज देगा, फिल्टर करके एक्सक्रीट आउट नहीं होने देगा। तो इस प्रकार से किडनी जो है वो आपके, किडनी भी जो है वो आपके ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज होने में हेल्प करता है, यानी ग्लूकोज के कंट्रोल मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कंट्रोल कैसे हो रहा है। हम वजन करके नहीं भी खा रहे हैं कोई भी चीजें, फिर भी हमारे बॉडी में मस्त कंट्रोल चल रहा है। बट ये सभी सारी चीजें जो है गुरु, जो ये कंट्रोल वाला मैंने बताया आपको फेनोमेना, ये कंट्रोल तभी सही से काम कर पाएगा जब आपका पैंक्रियाज सही से काम कर रहा हो, जब आपका थायराइड ग्लैंड सही से काम कर रहा हो, जब आपका एड्रेनल ग्लैंड सही से काम कर रहा हो, जब आपका किडनी सही से काम कर रहा हो। मैंने क्या बोला? कंट्रोल में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व थी सर? सबसे फर्स्ट वन पैंक्रियाज इन्वॉल्व था। पैंक्रियाज के अल्फा एंड बीटा दोनों सेल्स इन्वॉल्व थे, क्योंकि ग्लूकागोन और इंसुलिन यहीं से प्रोडक्शन हो रहा था। दूसरा जो इन्वॉल्वमेंट था ग्लूकोज को कंट्रोल करने में, वो था इपाइनेफ्रिन हार्मोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जिसमें कि कौन इन्वॉल्व था सर? एड्रेनल ग्लैंड इन्वॉल्व था। ठीक है। थर्ड वन मैंने आपको बताया कि कौन कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है ग्लूकोज को, वो हेल्प कर रहा है T4 हार्मोन, यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है। एंड फोर्थ वन मैंने आपको बताया कि किडनी जो है वो आपको सही से काम करे तब होगा। एंड फिफ्थ वन जो होगा कि लिपिड का अमाउंट जो है वो मेंटेन होना चाहिए, तब आपको ग्लूकोज के कंट्रोल प्रॉपर हो रहे हैं। इनमें से कुछ भी खराब हुआ तो समझ लो आपको ग्लूकोज मेंटेन होना बंद हो जाएगा। लेकिन ये सभी चीजें जो हैं वो सब्सिडियरी हैं। सबसे अगर ग्लूकोज की कंट्रोल एबनॉर्मल कब होगी? हमने अभी पढ़ रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस कब होगा प्यारे? जब आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। मतलब हम ग्लूकोज खा रहे हैं ग्रो, और खा रहे हैं और वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, बस खा रहे हैं और बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। कब होगा बढ़ेगा सर? इसके लिए दो कंडीशन हो सकते हैं। ये हाइपरग्लाइसीमिया कब बढ़ते ही जाएगा? इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन ये हो सकता है कि जो इंसुलिन है, ध्यान सुनो, जो डेफिनेशन में बताया कि या तो इंसुलिन इनसफिशियंट होगा या तो इंसुलिन इफिशियंट होगा, इनएफिशिएंट होगा। क्या बताया था डेफिनेशन में? या तो इंसुलिन इनसफिशिएंट होगा या तो इनएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक। अब डायबिटीज होने के दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो गया है, या बिल्कुल ही इंसुलिन जो है वो अब्सेंट हो गया है। ये सभी सब्सिडियरी हैं, इनको बहुत प्राइमरी लेवल पे याद रखने की जरूरत नहीं। प्राइमरी तो यही है, पैंक्रियाज वाला ही। सपोज दैट पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज में जो इंसुलिन का फॉर्मेशन वाले सेल्स हैं, बीटा सेल, इन्हीं से इंसुलिन फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज दैट आपका पैंक्रियाज खराब हो गया, बीटा सेल काम करना बंद कर दिया या काम करना कम कर दिया, अब क्या होगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा या बिल्कुल नहीं होने लगेगा। इस कंडीशन में ग्लूकोज को कोई कंट्रोल करने वाला है क्या? वो जो चार चार काम परफॉर्म कर रहा था इंसुलिन, अब तो कर नहीं पाएगा। फिर क्या होगा? इंसुलिन बढ़ते ही ग्लूकोज बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, और फिर आपको डायबिटीज हो जाएगा। दूसरा कारण कब होगा सर आपको डायबिटीज होने का? क्या कारण है? इनएफिशिएंट हो जाना। क्या सर?
ये तो इनसफिशिएंट था, दूसरा है इनएफिशिएंट हो जाना, किसका? इंसुलिन का। इनएफिशिएंट का मतलब क्या है कि वर्क का परफॉर्म न हो पाना, वर्क जो है वो परफॉर्म न कर पाना, वर्क परफॉर्म न कर पाना। वर्क परफॉर्म मतलब, अब दूसरा कंडीशन है कि पैंक्रियाज ठीक है, हमारा बीटा सेल भी ठीक है, इंसुलिन बन भी रहा है और इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में बन रहा है, हो सकता है ज्यादा भी बन रहा हो, लेकिन ये जो इंसुलिन है ना, ये काम नहीं परफॉर्म कर रहा है। क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि इस इंसुलिन में ही एबनॉर्मलिटी हो गई है कुछ, जिसके कारण जो इंसुलिन का ये चारों काम था ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। फिर इंसुलिन पूरा पड़ा रहे बॉडी में, क्या फर्क पड़ता है जब वो काम ही नहीं हो रहा है? फिर क्या होगा आपकी बॉडी में? फिर अगेन जो है वो ग्लूकोज बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली आपको डायबिटीज हो जाएगा। तो डायबिटीज, ग्लूकोज कंट्रोल कैसे हो रहा है? और जब ये ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगा, उसके दो रीजंस हैं जिसके कारण आपको डायबिटीज हो सकता है। क्लियर हो गया इतना बात आपको? अब मैं आपको इसको थोड़ा भी इलेबोरेट होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप के होते हैं सर। डायबिटीज कितना टाइप के होते हैं सर? दो टाइप के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, मेलाइटस। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एक और थर्ड वन होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज क्या होता है, उसको यहां रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज किसको कहते हैं? ये जनरली आपको प्रेगनेंसी में क्रिएट होगा। कोई भी वीमेन अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो है मेटाबॉलिक अफेक्ट होने के कारण, डायबिटीज क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही तो है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हुआ, आपको डायबिटीज हो गया। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, कई सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, तो हार्मोनल डिसबैलेंसिंग हो जाता है प्रेग्नेंट वीमेन में, बहुत सारे हार्मोन्स का। तो इसके कारण जो है ग्लूकोज का कंट्रोल कम हो जाता है, जिसके कारण जो कुछ मंथ के लिए, जब तक प्रेग्नेंट है वीमेन, तब तक जो है ग्लूकोज का लेवल सब्सिटरी इंक्रीज हो जाता है। इसी डायबिटीज को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। ठीक है, वो फ्यू मंथ के लिए होता है, जैसे डिलीवरी हो जाएगा बेबी का, उसके 1-2 महीने के बाद ऑटोमेटिक जो है वो आपको शुगर नॉर्मल हो जाएगा। या अगर फिर भी डिलीवरी में ज्यादा अगर शुगर इंक्रीज हो रहा है तो बेबी अफेक्ट हो सकता है। फिर उस कंडीशन में जो है गायनेकोलॉजिस्ट आपको, प्रेग्नेंट वीमेन को जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, जो रिक्वायर मेडिसिन होता है। लेकिन आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्रेगनेंसी, डिलीवरी ऑफ द बेबी, और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिक जो है वो नॉर्मल हो ही जाता है। ठीक है, मेन जो है ये दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं। एक कौन सा है सर? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है इसको बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोला जाता है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM। इसका क्या होगा फुल फॉर्म? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। क्या बोलते हैं सर? जुवेनाइल डायबिटीज। देखो इसमें होता क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो है मोस्ट ऑफ बच्चों में क्रिएट होता है। किस में क्रिएट होता है सर? जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? बेबी होता है, बच्चे होते हैं। तो मेनली जो है इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस या IDDM शॉर्ट में बोलो, ये केवल और केवल बच्चों में क्रिएट होगा। मोस्ट ऑफ जो है 12 से लेकर 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें क्रिएट होगा। ये जो है लगभग 20% जितने भी डायबिटीज के केस आते हैं उसके लगभग 20% केस जो है वो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 होता है, मतलब बहुत कम। 80% जो होता है दूसरा वाला होता है, कॉमन दूसरा वाला होता है, पहला वाला नहीं। केवल ये बच्चों में देखा जाएगा, बट कम है लेकिन ये बहुत घातक है। क्या है सर? इट इज मोर लेथल है सर, बहुत ही घातक है। क्यों? इसमें होता क्या है इस बात को जरा समझिए। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन ही जो है वो बंद हो जाता है।
डिस्ट्रॉय हो गया, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो गया, इंसुलिन प्रोड्यूस होना ही बंद हो गया। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? इसके कई सारे रीजन होते हैं। या तो हो सकता है बेबी में ड्रग्स की थेरेपी बहुत ज्यादा दी गई हो, या हो सकता है बेबी को ऑटो इम्यून डिजीज हो। क्या हो सर? ऑटो इम्यून डिजीज हो, यानी कि जिससे इंसुलिन के सेल्स जो है, पैंक्रियाज के बीटा सेल्स जो है ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होने लगे। एक और रीजन होता है जिसमें कि आपको वायरल इन्फेक्शन किसी किसी में हो जाता है, वायरस का इन्फेक्शन हो गया। ये सभी कारण होते हैं जिसके कारण जो है पैंक्रियाज के जो बीटा सेल था वो डिस्ट्रॉय हो गया, काम करना बंद कर दिया। अब बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर अगेन क्या होगा? इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो इंसुलिन का यदि फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा सर? इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब यदि इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया या डिक्रीज हो गया, जो भी पहला कारण दिखा रहा था मैं आपको, तो अभी इस कंडीशन में क्या होगा? इंसुलिन चारों जो काम बताया वो फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा नहीं। अब इस कारण बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, और अल्टीमेटली इतना इंक्रीज हो जाएगा ग्लूकोज, हाई अमाउंट में डायबिटिक हो जाएगा कि पेशेंट यानी बच्चे की डेथ भी हो सकता है। और ये सबसे लेथल जो है वो डायबिटीज मेलिटस है, बट ये लेस कॉमन है। ये जो है इसके ट्रीटमेंट में इंसुलिन की थेरेपी दी जाती है। क्या दी जाती है सर? इंसुलिन की थेरेपी दी जाती है, जिससे कि जो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा, हम इंसुलिन एज इंजेक्शन दे दिए तो उसके बॉडी में इंसुलिन चला गया और फिर जो है उसका कंट्रोल हो जाएगा। बट कितने दिनों तक इंसुलिन का इंजेक्शन दोगे? बच्चा कितना सर्वाइव कर पाएगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद अल्टीमेटली उसकी डेथ हो ही जाती है, इसीलिए इसको ज्यादा घातक कहते हैं। एक हुआ इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी इंसुलिन पे जो डिपेंड हो पूरी डायबिटीज। दूसरा जो होता है सर वो है, दूसरा जो है वो है टाइप 2, टाइप 2 डीएम। डीएम का मतलब डायबिटीज मेलिटस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत समझ लेना। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। क्या बोला जाता है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, एनआईडीडीएम। एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसका मतलब है कि इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होगा। ये जो है इसको अनदर नाम से एक और जानते हैं, उसको हम बोलते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। इसको क्या बोलते हैं सर? एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं। मतलब क्या है? वो जुवेनाइल था, बच्चों में था, ये मोस्टली जो है एडल्ट में होगा, क्रिएट होगा। एडल्ट मतलब ग्रेटर देन 35 ईयर्स, 35 साल से ऊपर वाले लोगों में जो है, 40 साल, 50 साल, 60 साल ओल्ड एज में जो होता है ना डायबिटीज, ये सबसे मोर कॉमन डायबिटीज है। सबसे मोर कॉमन डायबिटीज जो है यही है, जो हमारे आसपास क्रिएट हो रहा है ना, जितने सारे डायबिटीज है सब इसी के शिकार है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के। ये डायबिटीज जो है मेनली इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये दूसरा वाला कंडीशन, 2 रीजन आपको बताया था डायबिटीज क्रिएट होने के, इन सब इनएफिशिएंट इंसुलिन हो जाता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इस कंडीशन में बीटा सेल पैंक्रियाज का डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, पैंक्रियाज प्रॉपर काम कर रहा है, बीटा सेल प्रॉपर काम कर रहा है और इंसुलिन का प्रोडक्शन भी प्रॉपर हो रहा है, बट वो इंसुलिन जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया है। नॉन फंक्शनल का मतलब क्या है कि इंसुलिन प्रोड्यूस होकर क्या करता था? प्रोडक्शन हुआ और सेल के रिसेप्टर से जाकर के, सेल, हर एक सेल से टिश्यू पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते थे इंसुलिन के, उस रिसेप्टर से जाके बाइंड कर लेता था। इस कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन नॉर्मल हो रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। बट नॉर्मल होने के बाद जो इंसुलिन का रिसेप्टर था, इंसुलिन रिसेप्टर जो था सेल्स के ऊपर, उस रिसेप्टर ही जो है वो खराब हो गया है, वो रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहा है गुरु। तो अब कितनों इंसुलिन प्रोडक्शन हो, इनफैक्ट ज्यादा भी प्रोडक्शन क्यों ना हो जाए, प्रोडक्शन होकर सेल के पास जा रहा है और सेल पर रिसेप्टर ही इंसुलिन का काम नहीं कर रहा है, तो क्या इस सेल से बाइंड करके जो चारों फंक्शन आपको मैंने बताया, जो चारों फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में क्या हो गया? इनएफिशिएंट इंसुलिन हो गया। मतलब
इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा था बट वो नॉन फंक्शनल हो गया, काम नहीं कर पा रहा, फिर आपको कंट्रोल कर पाएगा क्या? ग्लूकोज को नहीं कंट्रोल कर पाएगा और अल्टीमेटली ग्लूकोज बढ़ता जाएगा और फिर आपको डायबिटीज हो जाएगा। इस डायबिटीज को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। और जो हमारे कम्युनिटी में ओवर ऑन 80 to 90% हो रहा है डायबिटीज, यही दूसरा वाला टाइप डायबिटीज है। क्रिएट कैसे होता है सर? इसका क्रिएट होने के काउसेस जो है वो सबसे ज्यादा जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन। मैंने बोला ना लेक्चर के शुरू में ही इस पे हम लोग बात कर रहे थे, लंबा चौड़ा भाषण मैंने दिया कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण ही कैंसर हो रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण ही डायबिटीज हो रहा है। जो है रिस्पॉन्सिबल 3-4 कारण, पॉल्यूशन हो गया, फर्टिलाइजर यूज हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए वगैरह वगैरह, ये सारा पहला रिसेप्टर खराब होने के कारण। दूसरा जेनेटिक्स रीजन भी होता है, कुछ कुछ जो है उनके पिताजी फिर बच्चे फिर उनके बच्चे, इस तरीके से जेनेटिक्स रीजन, जीन्स में एबनॉर्मलिटी थी जिसके कारण रिसेप्टर खराब हो गया और इनको हो गया। थर्ड वन रीजन जो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल में भी इसको कंसिडर कर सकते हो, वो है ओबेसिटी। क्या है सर? ओबेसिटी मतलब मोटापा। जंक फूड और फैटी फूड खा रहे हैं, लोग मोटे हो जा रहे हैं। मोटापा क्या करता है? ओबेस से क्या होता है? ओबेसिटी जो है इट वर्क एज अ इनहिबिटर ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर। मोटापा से क्या होता है? ओबेसिटी फैटी टिश्यू बढ़ जाने से क्या होता है कि फैटी टिश्यू जो है इंसुलिन रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिटर का काम करता है, जिसके कारण रिसेप्टर काम नहीं करता और फिर उसको डायबिटीज हो जाता है। इस कंडीशन में कई बार देखा है गया है प्रैक्टिकली कि मोटापा को स्ट्रिक्ट डाइट से अगर घटाया जाए तो उसका डायबिटीज ऑटोमेटिक ठीक हो गया टाइप 2 में। तो ओबेसिटी इन्वायरमेंटल फैक्टर का बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है सर। इसका ट्रीटमेंट जो है अगेन हम लोग जो है इसमें या तो जो टैबलेट दिया जाता है मेटफॉर्मिन क्या करता है? उस रिसेप्टर को ही जो है जगा देता है, जो इनहिबिट हुआ था उसको अगेन एक्टिव कर देता है। या इस कंडीशन में भी अगर बहुत ज्यादा खराब हो गया रिसेप्टर, तो इस कंडीशन में भी जो है इंसुलिन का डोज दिया जाता है बाहर से, ताकि इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन विद रिसेप्टर, ये इंसुलिन रिसेप्टर के साथ डाले जाते हैं जो इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि वो जो है सेल्स पे जाए और फिर उसको चारों फंक्शन जो मैंने बताया इंसुलिन का वो परफॉर्म कर पाए। इस प्रकार से दो टाइप के डायबिटीज होते हैं जो हमारे कम्युनिटी में पाया जाता है। अब आता है सवाल सर डायबिटीज पढ़ लिए, डायबिटीज का अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करने के लिए बहुत ही सिंपल है सर। डायग्नोसिस हमें करने के लिए सबसे फर्स्ट वन हम ब्लड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम सबसे फर्स्ट वन डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कर सकते हैं। क्या सर? डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है, जिसमें आप फास्टिंग ब्लड शुगर भी डिटरमाइन कर सकते हो, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर डिटरमाइन कर सकते हैं, या आप रैंडम ब्लड शुगर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा आपको ब्लड टेस्ट में ही जो है वो आप HbA1c जिसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसको आप परफॉर्म कर सकते हो। ये 90 डेज जो है वो दिखाता है ब्लड ग्लूकोज के कंट्रोल को, तो आप HbA1c कर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। समय मिलेगा तो HbA1c भी पढ़ाने की कोशिश पूरी करूंगा आप, क्योंकि ये एडिशनल टॉपिक हो जाता है। पढ़ना तो सब चीज़ें जरूरी है ना सर, लेकिन जो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम में है उसको पहले रिसॉल्व करना है, कोशिश इसको भी रहेगी पढ़ाने की। ठीक है, HbA1c टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड वन जो है आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर सकते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि लिपिड ज्यादा होगा तो ग्लूकोज के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। अभी जब समझाया ना आपको लिपिड का रोल, आपको लिपिड का रोल किधर गया भाई? हो जाता है, लिपिड का रोल समझाया ना, लिपिड अमाउंट। फोर्थ वन नेक्स्ट वन टेस्ट आप जो है किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट और एड्रेनल ग्लैंड टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट वन टेस्ट आपको क्या करना है सर? फोर्थ वन टेस्ट आपके एफटी किडनी फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करोगे। अगर किडनी प्रॉपर वर्क कर रहा है तो डायबिटीज आपको कंट्रोल है। ऐसा प्रोपोर्शनल हमें बता रहा हूँ, जिसको डायबिटीज होगा उसका किडनी खराब होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से ही जो है बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी इनटेक करता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लूकोज हमेशा ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो ग्लोमेरुलस अफेक्ट होंगे और फिर किडनी खराब होगा, इसलिए डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन फिफ्थ वन टेस्ट जो है आप TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट, मेनली इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कहीं थायराइड, ऐसा आपने सुना होगा कि जिसको डायबिटीज है उसको थायराइड की भी बीमारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका थायराइड हार्मोन खराब है तभी उसको डायबिटीज हुआ। बीमारी तब नहीं होती, पहले से हो जाती, लेकिन ऐसा आप कॉरिलेट कर सकते हो।
ठीक है सर। तो आप इतने सारे टेस्ट जो है वो ग्लूको डायबिटीज को डिटरमाइन करने के लिए, डायबिटीज मेलिटस पेशेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। 6 जो है आप यूरिन टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। यूरिन टेस्ट में मेनली आपको क्या परफॉर्म करना है, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी करो। उसमें जो है आपको ग्लूकोज, जो यूरिन ग्लूकोज होता है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यूरिन में ही जो है आप कीटोन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि केटोएसिडोसिस, फैट का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो केटोन बॉडी का प्रोडक्शन ह्यूज अमाउंट में होगा, जिससे एक्सक्रीट आउट होगा यूरिन में। ये सारे टेस्ट जो है आप डायबिटिक पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा आप रेडियोलॉजी टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। कैसे सर? बाय द स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या क्या आपको करना है, आप अल्ट्रासोनोग्राफी भी, यूएसजी जो होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। किस चीज़ की सर? पैंक्रियाज की। देखो कि पैंक्रियाज आपका खराब तो नहीं है, इस थ्रू भी जो है आप डायबिटिक पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हो। इट इज हाँ, एक और ब्लड टेस्ट में यहाँ लिख ही देता हूँ, जिसको हम लोग तो पढ़ना भी है। केवन वन टेस्ट जो है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी जो है आप परफॉर्म कर सकते हो, और ये सारे टेस्ट परफॉर्म करके आप डायबिटिक पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। अब कार्बोहाइड्रेट का हमारा सर जी लेक्चर फिनिश हो गया। एक लेक्चर और आपको पढ़ाऊंगा अगले क्लास में, दैट इज द जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू योर एग्जाम, सो दैट इसमें पढ़ते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।